में नट्टू डिम्पल की साइकिल का उधर से इधर आना जाना देख रहा था कि एकाएक नट्टू के सामने बीच गलियारे में डिम्पल ने साइकिल रोक दी और धक्का लगाने वाले बेवजह पीछे दौड़ते रहने वाले बच्चे बॉडीगार्डों की तरह डिम्पल के दाएं बाएं खड़े हो गए। डिम्पल सकर लड़का भरे लहजे में बोला, अबे नट्टू इधर आ। नट्टू को अपने डिम्पल के बोलने का लहजा असहनीय लगा, लेकिन वह डिम्पल का मंतव्य समझने के लिए चुपचाप आगे बढ़कर डिम्पल की साइकिल के पास खड़ा हो गया और बोला, का मेरी साइकिल में धक्का लगा। डिम्पल रोड में बोला था। डिम्पल का विनम्र अनुनय होता तो नट्टू उसको सोचता भी, किंतु वह तो हुक्म था और नट्टू यह बखूबी समझता था कि हुक्म का पालन एक तो नौकर करते हैं, दूसरे चमचे, जबकि नट्टू डिम्पल का न नौकर है और न ही चमचा। फिर वह इस रईसजादे की साइकिल में धक्का क्यों लगाए? जल्दी कर दे। इस बार डिम्पल थोड़ा गरजा था। नट्टू को काटो तो खून नहीं। नाक पर गुस्सा चढ़ा रखने वाले नट्टू को इतना सहन कैसे होता? और उसने पूरी ताकत से साइकिल में एक लात दे मारी। दाएं बाएं खड़े लड़के दूर छिटक गए और डिम्पल औंधे मुंह गिरा धूल खा रहा था। साइकिल उलटकर डिम्पल के पैरों पर थी। डिम्पल अंग्रेजी में गालियां बकता हुआ रोने लगा था। नट्टू अगला मोर्चा संभालता इससे पहले हवेली के द्वार पर खड़े दरबान दौड़े दौड़े आए और नट्टू के दोनों हाथ पकड़कर हवेली की ओर घसीटते हुए ले गए। नट्टू हाथ पैर फटकता हुआ छुड़ाने का असफल प्रयास करता रहा। एक दरबान ने डिम्पल को उठाया, उसके कपड़ों से धूल झाड़ा और उसे गोदी में लाकर हवेली की ओर ले गए। धक्का लगाने वाले लड़के पीछे पीछे साइकिल धक्याते हुए चल दिए। डिम्पल के रोने की आवाज सुनकर उसकी मम्मी, उसके बाबा और हवेली के सभी नौकर नौकरानियां दौड़े दौड़े क्या हुआ कहते हुए नीचे आए और डिम्पल को घेरकर उसकी सुन रहने लगे। नौकरों में चाटुकारों ने सारा माजरा कह सुनाया। लड़कों ने सोचा, नट्टू बेटा आज बड़ी मुश्किल से एमपी में आया है, इसलिए इसे आड़े हाथों लेकर क्यों ना पुरानी कसर निकाल ली जाए। फिर क्या था, प्रतिद्वंदियों ने तुरंत बस सारा दोस्त नट्टू के सिर मर दिया। डिम्पल की मम्मी ने आवाज देखा न था और चार चाटे नट्टू के गालों पर कर दिए। क्रोधांत मम्मी और भी मारती, किंतु प्रतिकार स्वरूप नट्टू ने गालियां बकते हुए उनकी ओर लातें फेंकना शुरू कर दी थी और वे प्रति उत्पन्न मती से काम लेते हुए नट्टू कुछ ऐसी वैसी हरकत न कर दे जिससे उनकी जड़ हसाई हो। इस अनुभूति के साथ 4 कदम पीछे हट रही थी। जब मम्मी हट गई तो डिम्पल के बाबा नट्टू के सामने आकर बोले, तूने क्यों मारा बच्चे को? मैंने डिम्पल को नहीं मारा, खाली साइकिल में लात दी थी। वह गिर पड़ा तो मैं क्या करूं? नट्टू के दोनों हाथ नौकर पकड़े हुए थे। वह अपने वजूद के पूरे रौब के साथ छाती ताने खड़ा था। उसकी आंखों में ना आंसू थे और ना ही पछतावा था, ना भय था और ना ही बेइज्जती हो जाने की शर्म थी। तूने साइकिल में लात क्यों मारी? उसने मुझसे नौकरों की तरह क्यों कहा कि मेरी साइकिल में धक्का लगा? मैं क्या उसके बाप का नौकर हूँ या उसका दिया हुआ खाता हूँ? मैं क्यों लगाऊं धक्का? अटलपुर जागीर के भूतपूर्व जागीर जमींदार उस लड़के के दो टूक जवाब को सुनकर सन्न रह गए। 80 वर्ष की उम्र में उनकी इतनी बेइज्जती अंग्रेज अधिकारियों के अलावा किसी ने नहीं की थी। वे सोचने लगे, काश आज जमींदारी का जमाना होता तो वे इस लड़के को हाथी के पैर के नीचे कुचलवाकर लाश तरैया पर तिल कौओं को खाने के लिए डाल देते, किंतु वे विवश थे। अब ना अटलपुर की जागीर थी और ना वे जमींदार थे। इस बीच काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। बच्चों से लेकर किशोर, जवान, प्रौढ़ और बुजुर्ग। गांव के एक प्रौढ़ शिक्षक आगे आकर बोले, बेटा जरा धक्का लगा देता तो क्या जाता? बदले में बिस्कुट गोली खाने को मिलती। मैं क्या बिस्कुट चॉकलेट का भूखा हूँ जो धक्का लगाऊं? खाने का इतना ही जीभ लपलप खाने को इतनी ही जीभ लपलपा रही है तो तुम ही धक्का लगाओ। मार साहब की एक झटके में ही बोलती बंद हो गई। फिर लोगों ने खुसर होने लगी कि वह थोड़े ही किसी की मान रहा है। वह तो नंबर 1 का बेशरम है, तभी तो उसका नाम नट्टू पड़ा। कहें भी तो किससे कहें? टुकरिया भी बेचारी परेशान रहती है। इस बीच टुकरिया को भी खबर लग गई। वह बेचारी हाथ में खजूर की टांग लिए भागी आई। उसने आते ही नट्टू को नौकरों के हाथ से छुड़ाया और उसको गालियां देते हुए सुतव्वल पिटाई लगाना शुरू कर दी। धुआं लगे, नाच पीटे, नट्टा तू का मेरे कर्मन में लिखो तो जाने मरो कौन पापी को बीच जन के अपन तो चलती भई और मेरे प्राण खावे जाए छोड़ गई। नानी जब पीट कर लस्त हो गई तो जमींदार साहब के पास जाकर हाथ जोड़कर बोली, महाराज जो तो ऐसे ही पापी है, जाए माफ कर दीजिए, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। और नानी ने जमींदार के पैरों में सिर रख दिया था।
उस दिन जैसे तैसे नानी द्वारा मिन्नत चोरी करने से मामला सुलझ गया था, किंतु नट्टू के अंदर आहत सज की तरह प्रतिहिंसा रह रहकर प्रज्वलित होती रही थी। उसने अंतर्मन में संकल्प ले लिया था कि वह अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। दूसरे दिन से ही वह मौके की तलाश में रहने लगा कि डिम्पल को कब मजा चखाया जाए। हालांकि नट्टू के पीटे जाने के बाद से डिम्पल का रुतबा थोड़ा बढ़ गया था, फिर भी डिम्पल नट्टू की शक्ल देखते ही सहम जाता और नट्टू से दूर रहने का प्रयास करता। हालांकि उस घटना के बाद से डिम्पल ने कंधे पर नकली बंदूक लटकाना शुरू कर दी थी और वह अपने दोस्तों से है कहकर रोक पेलता कि अब की मर्तबा बोलेगा तो सारे को गोली से मार दूंगा। नट्टू की सार्वजनिक तौहीन हो जाने की वजह से उसके सहराने और चमराने के मित्र भी उससे कन्नी काटने लगे थे। उन्हें यह सताने लगा था कि यदि वे नट्टू का साथ देंगे तो नौकर उन्हें पकड़कर भी डिम्पल की मम्मी के हाथों पड़वा सकते हैं। किंतु उन्होंने अपनी असलियत नट्टू पर जाहिर नहीं की थी। दिखाने को तो वे नट्टू के भी दोस्त बने रहे और नट्टू के साथ डिम्पल को पीटने की मोर्चाबंदी साधने में भागीदारी भी करते रहे। दरअसल वे कुटिल बुद्धि से काम लेते हुए नट्टू के भी साथ थे और डिम्पल के भी। वह दिन भी आया जब देवताओं पर कथा हुई। आज के दिन हवेली के सभी नौकर पंडितों और गांव के सवर्ण जाति के लोगों के खान पान की व्यवस्था में लगे थे। 12 बजे के करीब कथा समाप्त हुई। कथा में डिम्पल देवताओं के सामने जजमान बनकर बैठा। उसी के हाथ से पंडित को दक्षिणा चलाई गई और नारियल फोड़वाया गया। प्रसाद बांटने के बाद भोज संपन्न हुआ। डिम्पल और उसके साथ में तुरंत फरक भोजन किया और चुपचाप साइकिल घुमाने के लिए चल दिए। आज डिम्पल के हाथ में एक बड़ा बिस्किट्स का पैकेट था जो उसने अभी खोला नहीं था। देवताओं का स्थान गांव से बाहर हवेली के पिछवाड़े की ओर था। वहां से थोड़ा दूर चलकर तलैया थी और तलैया के पीछे पठारी जंगल था। डिम्पल ने आज अपने मित्रों से तलैया तक घुमाने की इच्छा प्रकट की। उसके दोस्त साइकिल हथियाते हुए तलैया की ओर चल दिए। नट्टू अपने सहराने के मित्रों के साथ बरगद के नीचे घोड़ा डंडा खेल रहा था। साइकिल की चींची चल चल की आवाज सुनकर एकाएक वे चौंके और कान खड़े करके गैर की तरफ देखने लगे। डिम्पल की साइकिल पर नजर पड़ते ही नट्टू धीरे से बोला, छिप जाओ, डिम्पल का बच्चा इधर ही आ रहा है। नौकर भी कोई साथ नहीं है। अब देखता हूँ बदले की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। और सभी लड़के बरगद के पीछे छिप गए। नट्टू के हाथ में ढोलक खेलने का बांस का 1.5 हाथ लंबा तेल पलाया डंडा था। जैसे ही साइकिल बरगद क्रॉस करके तलैया की ओर बढ़ी कि नट्टू साइकिल की ओर झपट पड़ा। नट्टू को देखते ही डिम्पल के दोस्त साइकिल छोड़ गांव की ओर भाग खड़े हुए। अभिनव नट्टू ने डिम्पल का गिरेबान पकड़कर उसे साइकिल से खींच लिया। डिम्पल के हाथ का बिस्किट का डिब्बा छीनकर नट्टू ने एक मित्र को दे दिया और फिर वह डिम्पल पर फिर पड़ा। डिम्पल के कोनों टखनों में 10-20 डंडे मारे। जब वह रोता बिलखता मम्मी मम्मी चिल्लाता धरती पर लोटपोट होने लगा तो उसे लात मुंह से मारने लगा। नट्टू के दोस्तों ने जब देखा कि अब बाजी पूरी तरह नट्टू के हाथ में है तो वे भी बहती गंगा में हाथ धोने के बहाने डिम्पल को लात मुंह से मारने लगे। डिम्पल के मुंह और नाक से जब उन्होंने खून बहता देखा तो सहम गए और वे सब डिम्पल को वहीं छोड़कर पठारी जंगल की ओर भाग निकले। नट्टू ने पीछे पलटकर देखा। गांव की तरफ से डिम्पल के नौकर बेसाख्ता भागे चले आ रहे थे। नौकर डिम्पल को लाद कर भागे भागे हवेली लाए। डिम्पल की मम्मी और उसके बाबा ने नौकरों को जली कटी सुनाती हुई गालियां दी, जाने भी मारे। फिर फौरन डिम्पल को कार में लेटाकर उपचार के लिए इंदौर रवाना हो गए। इधर नट्टू और उसके मित्र पठारी जंगल पार कर सियाखेड़ी गांव के गैंत भी पार कर गए थे। यहाँ से बरखा का जंगल शुरू होता था। यहाँ रुककर वे सुस्ताए। फिर बिस्कुटों को 4 बराबर हिस्सों में बांटा। बिस्कुटों का स्वाद लेते ही उनकी दौड़ने की थकान जाती रही। सियाखेड़ी के टपरों पर रहने वाले शहरी अटलपुर के शहरियों के नातेदार थे, अतः नट्टू अपने मित्रों के साथ शहरियों के टपरों में रुक गया। जब 4 दिन गुजर गए तब उन्होंने गांव की सुध ली। अटलपुर के पठारी जंगल में पहुंचने पर उन्हें अटलपुर के 11 मिल गए। 11 सब सहराने के शहरिये थे। ऐसा सुनकर उन्हें तसल्ली हुई कि डिम्पल, उसकी मम्मी, उसके बाबा, उसके नौकर सब माल असबाब गाड़ियों में लादकर उसी दिन अटलपुर से कूच कर गए थे। नट्टू अब पूरी जिंदादिली के साथ निर्भय होकर गाँव में घूमता। ब्राह्मण और बनियों के जो लड़के उससे कतराते थे वे अब डिम्पल के साथ हुए हसर से सहम कर उसकी चिरौरी में अपनी भगवंसा समझने लगे। नट्टू जैसे जैसे उम्र की सोपान कर रहा था वैसे वैसे जिंदादिली के साथ उसमें अद्भुत नेत्र क्षमता का उभार होता जा रहा था।